तो बच्चों शुरू करते हैं अपने जो हमारा सेट चल रहा था इसका लास्ट क्वेश्चन। एक तो एट्थ का जो फर्स्ट है, मतलब जो मेन क्वेश्चन है वो तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शनल हमारे कोर्स में है। इसमें पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति में क्रिया समझाइए और चित्र बनाइए कि उत्क्रम अभिनति में कैसे जोड़ेंगे। तो बेटा पीएन संधि डायोड में पी टाइप और एन टाइप दो मटेरियल होते हैं, जहाँ जिस स्थान पे जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं पीएन संधि, और इसके दोनों तरफ एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। और पी टाइप में जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं, ये हमने जो सर्किल से बनाए हुए हैं ये कोटर होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। एन टाइप में जो डॉट से बनाए हुए ये इलेक्ट्रॉन होता है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अभिनति का मतलब होता है, इंग्लिश में बायसिंग बोलते हैं। अभिनति का मतलब होता है बैटरी को जोड़ना। दो तरीके से बैटरी जोड़ सकते हैं, या तो हम P को प्लस से जोड़ सकते हैं और N को माइनस से, या P को माइनस से और N को प्लस से। अब P फॉर पॉजिटिव भी आप समझ सकते हैं, तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे अग्र अभिनति। लेकिन इसने हमसे पूछा उत्क्रम अभिनति, तो हम इसमें P टाइप को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के माइनस से, और N टाइप को बैटरी के प्लस से। तो ये वाला सिरा माइनस से जुड़ा है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला सिरा प्लस से जुड़ा है तो प्लस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप जानते हैं कि माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन होता है, तो ये जो कोटर है ये कोटर इस तरीके से इधर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये वाला सिरा माइनस का है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस के होते हैं तो इधर प्लस की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो मतलब P और N टाइप टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे, इधर किनारों की तरफ बढ़ेंगे, संधि की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक P और N टाइप नहीं मिलेंगे तब तक करंट नहीं बनेगी। तो मतलब कहने का ये है कि इनमें जो है मुख्य धारा उत्क्रम अभिनति में मुख्य धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आप जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है या उसको बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से जोड़ने पे चालक गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही P टाइप और N टाइप भी थोड़े से इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही जो ये अर्धचालक है हमारे P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक, इनके अंदर बहुत थोड़ी संख्या में क्या होता है कि P टाइप के अंदर तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन और N टाइप के अंदर थोड़े से कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें कोटर उत्पन्न, एक दो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, इसमें जो एक दो कोटर उत्पन्न हुए, ये अब संधि की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस से प्रतिकर्षित होगा, ये प्लस से प्रतिकर्षित होगा, और इनके मिलने से एक धारा बहेगी। तो ये जो धारा है ये मुख्य आवेश वाहकों के कारण नहीं है। P टाइप के मुख्य आवेश वाहक कोटर है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो P टाइप है हमारा, उसमें मुख्य आवेश वाहक कौन है, कोटर, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन है। N टाइप में मुख्य आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें कौन है, कोटर है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में P टाइप के इलेक्ट्रॉन और N टाइप के कोटर आपस में मिलते हैं और एक करंट बनती है, जिसको बोलते हैं उत्क्रम धारा। तो ऐसा ही हम एग्जाम में लिखेंगे कि जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत किया जाता है तब हम लिखेंगे मुख्य आवेश वाहक P टाइप के कोटर और N टाइप के इलेक्ट्रॉन संधि से दूर चलते हैं और संयोग नहीं करते, जिससे मुख्य धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर लिखेंगे लेकिन पदार्थ में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या पदार्थ का ताप बढ़ने के कारण P टाइप के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और N टाइप के अल्पसंख्यक कोटर संधि की ओर बढ़ते हैं और एक सूक्ष्म धारा का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उत्क्रम धारा। अब अगर हम ये बैटरी की वोल्टेज लगातार बढ़ाते चले जाएं, मान लो बैटरी 3 वोल्ट की, हमने 4 की करी, 5 की करी, 6 की करी, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि बड़ी संख्या में जो P टाइप है और जो N टाइप है इनमें बंध टूट जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो P टाइप और N टाइप होते हैं इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं, और सहसंयोजक बंध जो होता है बहुत वीक बंद होता है। और जब सहसंयोजक बंध टूटता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, एक सहसंयोजक बंध टूटने से एक कोटर मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो आप सोचो कि जब बहुत बड़ी संख्या में सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो बहुत सारे कोटर इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न होंगे, बहुत सारे कोटर इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न होंगे। तो अब हमारे पास में बड़ी संख्या में आवेश वाहक होंगे जो संधि की ओर बढ़ेंगे और तेजी से धारा बढ़ेगी। यह घटना कहलाती है अवलांच भंजन। तो जब
हम रिवर्स वोल्टेज को जब इस उत्क्रम वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो क्या होता है भाई, सहसंयोजक बंधों के टूटने से बड़ी संख्या में क्वार्टर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, जो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन और इसके क्वार्टर ही बहुत सारे हो जाएंगे तो ये संधि की ओर बढ़ेंगे, और संधि की ओर बढ़ते ही क्या होगा, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से धारा तेजी से बढ़ेगी। ये घटना कहलाती है अवलांच भंजन, और ये धारा कहलाती है भंजन धारा। और जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको बोलते हैं भंजक विभव। तो ये इसकी उत्क्रम अभिनति में कार्यविधि है कि कैसे कार्य करता है। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हम टारगेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हमारा यह सेट खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक बार माइक चेक कर लूँ। हाँ, माइक चल रहा है, क्योंकि कभी कभी माइक की बैटरी डाउन हो जाती है, मैं बोलता रहता हूँ, वीडियो हमारी बन नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने ये कहा है कि एक प्रिज्म है, समबाहु प्रिज्म है। समबाहु आप जानते हैं बेटे, समबाहु अगर होगा तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है। इसने इसमें कहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है इसने 30 डिग्री। पूछ रहा है कि इसके अंदर प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रकाश की चाल का सूत्र सभी बच्चों को पता होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र ये होता है, जहाँ पे c है प्रकाश की चाल वायु में और n है इसका अपवर्तनांक। तो ये पूछा है। अब देखो प्रिज्म के लिए n का सूत्र आप सब बच्चों को पता होगा, साइन, प्रैक्टिकल भी आपके यहाँ पे a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन a 60 है, ये 30 दिया हुआ है, अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन साइन 30। इसको सोल्व करेंगे, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 1/√2 आ जाएगा और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2। तो n का मान हो गया √2, जिसको हम लिख सकते हैं 1.414। अब ये n का मान रखोगे तो इसमें प्रिज्म के अंदर चाल पता चली जाएगी इस सूत्र से। n का मान आ गया 1.414, तो यही आंसर आ जाएगा जो इसमें बुक में इसने दे रखा है। मॉडल में इसमें जो हमारा अनसोल्डेड में आंसर सबके दे रखे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका थोड़ा सा कठिन है, उसको ध्यान देंगे। इसमें इसने कहा है कि यदि ये जो प्रिज्म है हमारा, यदि इस पे प्रकाश की किरण का इस प्रकार आपतित हो रही हो, प्रकाश की किरण इस पे इस प्रकार आपतित हो रही हो कि निर्गत किरण AC के दिशा में जाए, निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकल जाए। अब देखो, आप जानते हैं प्रिज्म की एक्शन कि प्रिज्म में जैसे ही आप प्रकाश की किरण आपतित करोगे तो यहाँ पे हमने मान लिया अभिलंब है। अब प्रिज्म से बाहर क्या होगी, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1। प्रिज्म के अंदर का अपवर्तनांक आप अभी याद करके आए हैं, कितना है √2। तो यहाँ से मान लो आपतन कोण कितना है I, तो आप लोग जानते हैं बेटे कि प्रिज्म में जैसे ही प्रकाश अंदर पहुँचेगा तो ये कैसा माध्यम है, विरल, और प्रिज्म का माध्यम कैसा होता है, सघन। तो प्रिज्म के अंदर प्रकाश पहुँचते ही मुड़ जाएगा विलंब की ओर। तो जो नीले वाली लाइन है विलंब है, विलंब की ओर ऐसे प्रकाश मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ दोबारा से अब प्रकाश बाहर निकल रहा है, बाहर क्या है, विरल, माध्यम वायु है, अपवर्तनांक कितना है 1 है। तो दोबारा से हम यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे। तो ये अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जो प्रकाश है जो बाहर निकल रहा है इस पॉइंट के बाद, वो प्रकाश AC के समांतर निकले, AC की दिशा में निकले। तो मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। जो प्रकाश यहाँ पे जो निकल रहा है, ये तो आने वाला प्रकाश है, ये अंदर अपवर्तित हो रहा है, ये निर्गत प्रकाश ऐसे जा रहा है। तो आप देख लो कि निर्गत जो कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अभिलंब को आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट मान लो M, ये एंगल मान लो पहला रिफ्रैक्शन एंगल है, ये मान लो दूसरा है। तो तुम्हें बताना है आपतन कोण कितना होगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये एंगल आप जानते हैं 60 डिग्री है। देखो, जिन बच्चों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है, पहली बात तो इसमें स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल का नियम होता है N1 sin I बराबर N2 sin R।
ऐसे भी लिख सकते हैं हम स्नेल के नियम को। जैसे अगर हम पृष्ठ ए बी के लिए लगाएं तो ए बी में n1 कितना है 1, साइन आई कितना है आई बराबर n2 किस माध्यम में जा रहा है ये रहा n2 कितना है √2 साइन आर कितना है साइन r1, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही तुम BC के लिए लगा दो, BC में यहाँ से चला प्रकाश तो अपवर्तनांक कितना है यहाँ इस केस में √2 इंटू कोण कितना है साइन R2, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है 1 और एंगल कितना है साइन 90। इसको हल करोगे तो यहाँ से बेटे आपको साइन R2 मिल जाएगा कितना, ये तो साइन 90 तो 1 हो गया, साइन R2 हो जाएगा 1/√2 साइन R2 बराबर ये मान होता है साइन 45 का, तो यहाँ से R2 आपको पता चल जाएगा कितना 45 डिग्री। अब जिन बच्चों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा उन्हें पता होगा प्रिज्म में जब आप प्रिज्म का फॉर्मूला प्रूफ करोगे ये वाला फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला ये आता है कि ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं यहाँ पे A और M, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। A और M का सम 180 डिग्री होता है। A की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 60 प्लस M इक्वल टू 180, तो M कितना आ गया यहाँ से 120 डिग्री। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है QRM। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल आप जानते हैं 180 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल कितना है बेटे R1 प्लस R2 कितना है 45, ये R1 है R2 है, और तीसरा एंगल कितना है 120 इक्वल टू 180। यहाँ से सोल्व करोगे तो R2 आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये मान रख देना तुम समीकरण नंबर 1 में, इस वाले समीकरण में, तो यहाँ मान रखेंगे तो साइन आई बराबर √2 इंटू साइन R1, और ये R1 आएगा साइन R1, और R1 हो गया 15 डिग्री। और इस क्वेश्चन में साइन 15 की वैल्यू दी है √3 - 1/2 √2। सोल्व करेंगे √2 से √2 कट जाएगा, √3 का मान रखेंगे 1.732 - 1 और बटे 2। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.732/2, इसको भाग करेंगे 0.366, तो आई आ जाएगा साइन इनवर्स 0.366। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार और मुझे माइक चेक करना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 का ऑप्शन, 9 का ऑप्शनल क्वेश्चन। ये हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम निपटा देते हैं, हमारा सेट 1 खत्म हो जाएगा। कल से हम फिर दूसरा सेट शुरू करेंगे। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप लोगों को एक रजिस्टर लगाना है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पेपर में आपको बहुत हेल्प देगा ये, मेरा दावा है बेटा। अगर आप ये सारे वीडियो देखोगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, 90% के आसपास। लेकिन शर्त ये है कि देख के और इनको लिखना है ढंग से, मतलब मेहनत करनी है इस पर। लास्ट हमारा 9 का ऑप्शन, 9 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। थोड़ी हैंड राइटिंग इस पर खराबी आती है बोर्ड पे, देख लेते हैं। इसने कहा है कि विवर्तन प्रतिरूप बताना है एक स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। पहली बात तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ना। अब प्रकाश वैसे सीधी रेखा में चलता है तो कब मुड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे किसी बहुत ही तीक्ष्ण, किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों से टकरा के, जैसे ब्लेड के किनारों से, जैसे सर के बाल से, जैसे किसी तार से, जैसे स्लिट के किनारों से। स्लिट बोलते हैं बेटे
जैसे अगर हम किसी पेपर में ब्लेड से कट लगा दें तो वो एक रास्ता बन जाएगा बहुत बारीक सा लाइट के निकलने का, उसको स्लिट बोलते हैं। तो ये सब से टकरा के प्रकाश जो है वो अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो प्रकाश का जो मुड़ना होता है वो कहलाता है विवर्तन। तो इसकी परिभाषा आप अगर देखोगे तो इसमें यह आएगा कि प्रकाश जब किसी बहुत ही सूक्ष्म वस्तु से टकराता है तो उसका कुछ भाग मुड़ जाता है। प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है, पूरा नहीं मुड़ता, आंशिक रूप से मुड़ना, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। अब हमें सिंगल स्लिट द्वारा विवर्तन से निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो व्यंजक तो शायद इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्लिट हमने सिंगल स्लिट मान ली, इसमें ये मान लिया। अब देखो स्लिट वैसे तो बहुत बारीक होती है, लेकिन इसको समझने के लिए हम स्लिट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। सपोज ये हमारी सिंगल स्लिट है और भाई इसके सामने ये प्रकाश का स्रोत रखा है। अब प्रकाश मान लो सिंगल स्लिट पे पड़ रहा है। अब प्रकाश को इस स्लिट पे डालने के लिए हमें एक लेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये लेंस बेटे कैसा होगा, ये एक उत्तल लेंस है और इसको ऐसे रखेंगे कि स्रोत इसके फोकस पे आ जाए। अब आप जानते हो कि लेंस की क्वालिटी होती है कि फोकस से आने वाले प्रकाश को वो क्या कर देता है, समांतर। तो ये ऐसे जो है लाइट पहुंचेगी। ठीक है, एक और लेंस यहाँ सामने रखते हैं, अभी बताएंगे इसका क्या काम है दूसरे लेंस का। ये L2 है, इस लेंस के फोकस पे इधर रखते हैं स्क्रीन। ये पर्दा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन कौन सी बेटे, ये वो है बिल्कुल यहाँ से लेके सीधी लाइन जो बिल्कुल पर्दे का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो लाइट चली है, अब ऐसा है लाइट पूरी नहीं मुड़ेगी, आंशिक रूप से मुड़ेगी। मान लो जो लाइट सीधी चली, जो बिना मुड़े पहुँच रही है लाइट, वो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बिना मुड़े लाइट ऐसे पहुँचेगी। अब ये लेंस यहाँ पे जो रखा है L2, इसके फोकस पे ये है मतलब पर्दा। तो लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को फोकस पे इकट्ठा करता है, ये भी जानते हैं हम। लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस की परिभाषा पढ़ लेना, जाके पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि A से और O तक पहुँचने वाली लाइट यहाँ से और यहाँ से समान दूरी चल रही है। तो समान दूरी चलने का क्या मतलब है कि इनके बीच में पथ में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइट पहुँचेगी उसके बीच में जो पथांतर होगा वो कैसा होगा, शून्य। और जो बच्चे व्यतिकरण का चैप्टर पढ़ के आए हैं, व्यतिकरण के चैप्टर में देखना कि जब पथांतर शून्य होता है तो हमें समपोषी व्यतिकरण मिलता है। समपोषी व्यतिकरण मतलब प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है उस केस में, अधिकतम, मतलब मैक्सिमम लाइट मिलेगी हमें कहाँ पे, सेंटर पे। तो कारण इसका क्या है, पथांतर शून्य है। विवर्तन व्यतिकरण वाले चैप्टर में जाके देखना, जब पथांतर शून्य होता है तो समपोषी व्यतिकरण मिलता है, ठीक है। मुझे बार बार ये चेक करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 2 बार वीडियो ख़राब हो चुकी है मेरी इसकी वजह से। अब ये हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो पर्दा है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है, कैपिटल D पे। अब देखो, अब अगर विवर्तन हो रहा हो, यहाँ पे विवर्तन होगा यहाँ से स्लिट के किनारे से टकरा के, तो मान लो ये प्रकाश मुड़ गया। विवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना, कितने एंगल पे मुड़ा, थीटा पे। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश थीटा कोण पे मुड़ता है उसके साथ में क्या कंडीशन है। जो नहीं मुड़ा वो तो बिना पथांतर के पहुंच गया। अब मान लो इस P पॉइंट पे देख रहे हैं, तो P पॉइंट पे यहाँ से प्रकाश ऐसे पहुंच गया और यहाँ से ऐसे पहुंच गया। आप देखोगे कि जो प्रकाश थीटा कोण पे मुड़ा है, A से B तक पहुंचने में कम रास्ता चलता है, B से पहुंचने में ज़्यादा रास्ता चलता है। तो इनके पथ में अंतर है। अब कितना पथांतर है, यहाँ से लंब डालते हैं, तो लंब डालेंगे तो ये लंब मान लो K पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये पथांतर यहाँ पे कितना है, BK। कितना पथांतर है बेटा, BK। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ज्योमेट्री से निकाल लोगे ये एंगल भी आपको थीटा मिलेगा। और स्लिट की चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल e है। तो ये पथांतर निकालने के लिए एक सिंपल त्रिभुज का रूल लगा दो आप। त्रिभुज ABK में सब बच्चे जानते हैं, देखो साइन थीटा लगा दो आप। साइन थीटा क्या होता है, लंब और बटे कर्ण। लंब कितना है, BK, और कर्ण कितना है, E। BK क्या बेटा, पथ का अंतर, ये निकालना है हमें। तो BK कितना हो गया यहाँ पे, E साइन
थीटा, ये पथांतर हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल होता है वो अति सूक्ष्म होता है, थोड़े से एंगल पे मुड़ता है प्रकाश। अति सूक्ष्म एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा लगभग बराबर होते हैं। तो आप जो यहाँ पे पथांतर है उसको कितना लिख सकते हो, पथांतर को लिख सकते हो आप ई इंटू थीटा। ये हमने मान ली समीकरण नंबर 1, इसको 1 मान लेते हैं, ये आगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तो पथांतर 0 था, अब मान लो पथांतर यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ पथांतर है। सपोज पथांतर कितना है, लैम्डा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये एक तरंग है, आप जानते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग की लंबाई। ठीक है, तो अगर मैं स्लिट को 2 भागों में बांट लूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो 2 भागों में बांट लें, तो आप देखोगे अगर हमारे पास में टोटल एक तरंग यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ऐसे, तो जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है, अगर मैं इसका आधा निकाल लूँगा तो कितना आएगा, λ/2। तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तरंग में कितना है, λ/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, λ/2। ये मैंने तरंग थोड़ा ऐसा बनाई वर्टिकल। तो आप देखोगे बेटे कि ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, λ/2 का। मतलब जो प्रकाश ए से पहुँच रहा है, ए से चलने वाली प्रकाश किरण और कहाँ से, सी से चलने वाली प्रकाश किरण के बीच में कितना पथांतर है, λ/2। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये ए सी, जो ऊपर का हाफ है इसका, और जो नीचे का हाफ है सी बी, तो ऊपर के हाफ में जितने भी पार्टिकल हैं, नीचे के हाफ के जितने पार्टिकल हैं, उनसे कितनी दूरी पे होंगे, λ/2 पे। जैसे ए सी से λ/2 पे है, तो मान लो ए से बाद वाला पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल इससे λ/2 पे होगा, ये पार्टिकल इससे λ/2 पे होगा, ये पार्टिकल इससे। तो हर एक ऊपर के हाफ का, ए सी का हर एक पार्टिकल सी बी के हर एक पार्टिकल से कितने पथांतर पे होगा, λ/2 पे। अब λ/2 पथांतर का क्या मतलब है, देखो ये मान लो दूसरी तरंग है, ये दूरी कितनी होगी, λ/2। अब अगर इसमें और इसमें λ/2 का पथांतर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो इतना अंतर आएगा। अब तुम इसे और इसे एक साथ लिखो, तो ये तो पहली तरंग होगी, और दूसरी तरंग में λ/2 का पथांतर है, दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट होगी, नहीं होगी। अब आप देखो, इसका आयाम ऊपर की तरफ है, इसका आयाम नीचे की तरफ है, ये इसमें से घट जाएगा, घटेगा तो टोटल आयाम घट जाएगा, टोटल आयाम कम हो जाएगा। मान लो ये 5 है, ये मान लो 3 है, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट का आयाम कितना रह जाएगा, 2। और आप लोग जानते हैं कि किसी प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो प्रकाश की तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब अगर आयाम घटेगा तो तीव्रता भी घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तरंगों के बीच में λ/2 का पथांतर होगा, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि इनके बीच में जो तीव्रता होगी प्रकाश की, वो कैसी हो जाएगी, आयाम के घटने की वजह से घट जाएगी। तो टोटल अगर हमने लैम्डा का पथांतर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा के पथांतर का मतलब है कि 2 भागों में λ/2 और λ/2। तो इसका अर्थ है कि जब भी ये पथांतर कितना होगा, लैम्डा होगा पूरा का, इस पूरे के लिए एक तरंग होगी लैम्डा, या 2 तरंग होगी 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, या 4 लैम्डा। जब भी ये कंडीशन होएगी, तो इस केस में जैसे यहाँ पे हमें संपोषी व्यतिकरण मिल रहा था, यहाँ पे विनाशी मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप व्यतिकरण में इन्हें संपोषी और विनाशी बोलते हो, लेकिन विवर्तन में हम इन्हें दीप्त बैंड बोलेंगे, या इससे भी अच्छा, इसके लिए इससे भी अलग शब्द है, दीप्त की जगह बोलते हैं इसे उच्चिष्ट। जब तीव्रता अधिक होती है तो उसको बोलते हैं उच्चिष्ट। तो सेंटर पे हमें एक उच्चिष्ट मिल रहा है, और जैसे ही तरंग दोनों, जैसे ही हमारे पास जो पथांतर है वो लैम्डा होगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटे, कम तीव्रता मिलेगी। तो ये मिलते हैं निम्ननिष्ठ। तो ये किसकी स्थिति है, निम्ननिष्ठों की स्थिति। तो निम्ननिष्ठ हमें इन केस में मिलेंगे। और मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 2 3, बार बार लिखने के बजाय एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। हमने कितना निकाला था, इतना। तो टोटल ई थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इस समीकरण को अगर मैं इसके बराबर रख दूं तो ई थीटा बराबर आ जाएगा एम लैम्डा। अच्छा, एक बात और है, इससे केवल ऊपर ही नहीं, इससे नीचे भी पॉइंट होंगे।
जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से पहुँच रहा है, अगर नीचे की तरफ मुड़ेगा तो यहाँ पहुँचेगा नहीं नीचे, तो उस केस में हम ये जो तरंग दैर्ध्य है प्लस माइनस करके लिखेंगे। प्लस माइनस का क्या मतलब बेटा, प्लस का मतलब है इससे ऊपर के पॉइंट और माइनस का मतलब है इससे नीचे के पॉइंट। तो यहाँ से हम इसकी कोणीय स्थिति निकाल सकते हैं कि किस वाले कोण पे हमें जो निम्निष्ठ है, किस कोण पे कौन सा निम्निष्ठ मिलेगा। जैसे m बराबर 1 ये हो गया प्रथम निम्निष्ठ, m बराबर 2 ये हो गया द्वितीय निम्निष्ठ, m बराबर 3 ये हो गया तृतीय निम्निष्ठ। तो ये निम्निष्ठों की स्थितियों का व्यंजक आ गया। अब इसके लिए लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट हमें बताना है तीव्रता वितरण वक्र। तीव्रता वितरण वक्र तो इसको बता देते हैं, हमारा काम ये निपट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ खींचना हमें, जिसमें y अक्ष पे ले लेते हैं तीव्रता और x अक्ष पे ले लेते हैं कोणीय स्थिति। तो आप देखो कोणीय स्थिति कौन कौन सी है बेटे, लैम्डा, तो ये तो हो गया इधर की तरफ प्लस लैम्डा, इधर की तरफ हो जाएगा माइनस लैम्डा, फिर 2 लैम्डा प्लस का, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा अपॉन ई, 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर 3 लैम्डा अपॉन ई। इस वाले फॉर्मूले से देख लो m की वैल्यू रख के आप कितना आएगा, m की वैल्यू 1 रखोगे तो प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, ऐसा आएगा ना। अच्छा, तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इधर सारे प्लस पॉइंट होंगे और इधर की तरफ इतनी ही दूरी पे, जैसे जितनी दूरी पे इधर लैम्डा अपॉन ई है इतनी दूरी पे इधर माइनस लैम्डा अपॉन ई, दूसरा माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर तीसरा माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। अच्छा जी, अब देखो जब तुम्हारे पास में एंगल 0 है, एंगल 0 मतलब जब तुम्हारे पास में पर्दे का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पे तुम्हें क्या मिल रहा था यहाँ पे उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब जिसकी तीव्रता अधिकतम हो, ठीक है। यहाँ पे मिला निम्निष्ठ, यहाँ पे निम्निष्ठ, यहाँ पे निम्निष्ठ, तो ये सारे पॉइंट हो गए निम्निष्ठ। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो विवर्तन होता है, विवर्तन में अधिकतम प्रकाश केंद्र पे पहुंचता है, तो अधिकतम तीव्रता केंद्र पे होगी और केंद्र के दोनों ओर तीव्रता लगातार घटती जाती है। जैसे ये पहला तुम्हारे पास देखो केंद्र पे जो तीव्रता है वो अधिकतम आ गई, तो ग्राफ तुम्हारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे पहला निम्निष्ठ आ गया, निम्निष्ठ के बाद फिर साइड में भी तो प्रकाश थोड़ा बहुत जाता है, साइड के अभी हमें पूछा नहीं है इसमें, लेकिन साइड में भी जैसे सेंटर में मैक्सिमम मिल गया, ऐसे साइड में फिर मिनिमम मिलेगा। देखो विवर्तन का प्रतिरूप ऐसा होता है, मैं तुम्हें बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ, ऐसा होता है विवर्तन का प्रतिरूप। केंद्र पे दीप्त फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद फिर एक अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर उसके बाद मतलब केंद्र पे उच्चिष्ट मिल गया, अधिकतम तीव्रता, ये चमकीली फ्रिंज है। ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वाली दोबारा से बना देते हैं इसको, देखो ऐसे मिलता है कि केंद्र पे उच्चिष्ट मिलता है तो सबसे अधिक प्रकाश पहुंचता है। फिर उसके बाद ये प्रथम निम्निष्ठ मिला हमें लैम्डा अपॉन ई, तो प्रथम निम्निष्ठ मतलब ब्लैक लाइन मिलेगी, ये ब्लैक लाइन मिली इधर की तरफ, दूसरी तरफ भी ब्लैक लाइन मिलेगी। उसके बाद जो केंद्र की जो सेंटर पे मिल रहा तुम्हें, सेंटर के बाद फिर एक जैसे विवर्तन जैसे उसमें होता है ना व्यतिकरण में कि एक समान चौड़ाई की काली और अदीप्त और दीप्त पट्टियाँ मिलती है, पढ़ा था। यहाँ पे मिलते हैं बैंड। यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ तो एक समान चौड़ाई की होती है, यहाँ बीच वाली सबसे ज़्यादा चौड़ाई की होती है, जो हमारे पास में उच्चिष्ट होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। जैसे किनारे बढ़ते हैं तो ये पहला निम्निष्ठ आया, निम्निष्ठ मतलब डार्क लाइन। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो केंद्र का उच्चिष्ट है, इसके बाद का उच्चिष्ट इससे कम चौड़ाई का होगा, और जो ये निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई का होगा, मतलब डार्कनेस बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा जो उच्चिष्ट आएगा वो और कम चौड़ाई का हो जाएगा, निम्निष्ठ थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ाई का हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो बेटा केंद्र वाले से जब साइड में जाएंगे तो चमक कम हो जाएगी, मतलब जो ग्राफ हमारा जा रहा था ऊपर उतने ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद का उससे और नीचे। तो ये हो गया विवर्तन का प्रतिरूप, और ये आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो कल हम इसमें जो नेक्स्ट हमारा पेपर है उसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये हमारा फिनिश हो चुका है, 5 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, और लगभग 20-25 मिनट की एक वीडियो है, तो आप हिसाब लगा लीजिए 125 से 30 मिनट लगे हमें। आपको पेपर में ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।